हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 6 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड एकलव्य अवार्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटक सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम से केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और वुमेंस क्रिकेट टीम से वेदा कृष्णमूर्ति को एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। ओके, तो तीनों नाम देखिए, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और वेदा कृष्णमूर्ति, इन तीनों को ही एकलव्य अवार्ड दिया गया है। और जो शांता रंगास्वामी हैं, इन्हें कर्नाटक सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और ये भी क्रिकेट से ही एसोसिएटेड हैं। तो ये जो एकलव्य अवार्ड है ये दिया जाता है कर्नाटक सरकार द्वारा और ये उन्हें दिया जाता है जो स्पोर्ट्स के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो चारों ही क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, वेदा कृष्णमूर्ति को दिया गया है एकलव्य अवार्ड और एकलव्य अवार्ड की प्राइज़ मनी होती है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपीज़। और शांता रंगास्वामी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इसकी प्राइज़ मनी होती है 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपीज़ और ये देती है कर्नाटका गवर्नमेंट। तो कर्नाटका के देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे यानी कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। तो 2015 के दिसंबर में यानी दिसंबर 2015 में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उन्होंने डेजिग्नेट किया था कि हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। और ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच जो सुनामी है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, जो खतरा है सुनामी का उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके अलावा जो भी पूरे विश्व भर में देश हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं तो वो अपने अपने क्षेत्र में सुनामी के बारे में अवेयरनेस फैलाएं और उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम है या इनोवेटिव अप्रोचेस हैं उनको शुरू करें। तो इस साल एक कैंपेन को प्रमोट किया जा रहा है इस दिन और उस कैंपेन का नाम है सेंडाई 7 कैंपेन। ओके, कैंपेन का नाम है सेंडाई 7 कैंपेन और 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और बात करें नवंबर के इम्पोर्टेंट डेज की तो 1 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड वीगन डे और अब 5 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें आने वाले वीडियोस की। उसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो का PDF चाहिए या MP3 फाइल चाहिए रिवीजन के लिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $132.8 मिलियन लोन टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन मेघालय। मेघालय में पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए किस बैंक ने 132.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तभी हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 132.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को स्वीकृति दी है और इस लोन का यूज़ किया जाएगा जो मेघालय का पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। तो जो मेघालय का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है यानी MEPDCL, इन्होंने PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से पावर लिया है, वहाँ से पावर परचेस की है और काफ़ी सारा इनका पैसा वहाँ पे बाकी है, जो पेमेंट है क्लियर नहीं हुआ है, काफ़ी सारे ड्यूज़ हैं। तो इस लोन का यूज़ किया जाएगा जो भी बकाया ड्यूज़ हैं उसको क्लियर करने में। इसके अलावा इसके यूज़ से 23 नए सब स्टेशन भी बनाए जाएंगे मेघालय में। उसके अलावा जो पुराने 45 सब स्टेशन हैं उनका नवीनीकरण होगा और उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। और ये लोन की स्वीकृति की है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा
और मेघालय की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और कैपिटल है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड इन बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। तो अभी हाल ही में जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है यानी NDDB, वहाँ के जो चेयरमैन हैं दिलीप रथ जी को चुन लिया गया है, जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है वहाँ के बोर्ड मेंबर के रूप में। ओके, दिलीप रथ इज़ द राइट आंसर और ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। जो चरणजीत अत्रा जी हैं, ये भी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। M राजेश्वर राव जी कुछ ही दिनों पहले RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बने हैं। और जो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, ये अभी हाल ही में बने हैं भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है यानी कि IDF, ये एक ग्लोबल डेयरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और ये इंश्योर करता है कि जो हाई क्वालिटी मिल्क है और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ़ रहें और उनकी क्वालिटी हाई रहे, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ओके, यहाँ पे ब्रुसेल्स में, जो कि है बेल्जियम में। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं पियर क्रिस्टियानो ब्राज़ेल। कौन है? पियर क्रिस्टियानो ब्राज़ेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया फॉर द सेकेंड टर्म। तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में जॉन मगुफुली बने हैं तंजानिया के प्रेसिडेंट और इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा से प्रेसिडेंट चुना गया है। इनकी पार्टी ने लगातार दूसरी बार चुनाव में जीत दर्ज की है, तो ये दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं तंजानिया के। इसके अलावा जो एमोमाली रहमान हैं, ये तजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। जो अलासेन उवतारा हैं, ये अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आइवरी कोस्ट के नए प्रेसिडेंट बने हैं, आइवरी कोस्ट के। और जो इस्माइल तोरोआमा हैं, ये बने हैं नए प्रेसिडेंट बोगनविले के। कहाँ के? बोगनविले के। और तंजानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं जॉन मागुफुली। और बात करें तंजानिया की, तो यहाँ की कैपिटल है डोडोमा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग, प्राइम मिनिस्टर हैं कासिम माजालीवा और प्रेसिडेंट बने हैं फिर से जॉन मागुफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ एडॉप्टेड 2 इंडिया स्पॉन्सर्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट रिजोल्यूशंस। संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस समिति ने 2 भारत प्रायोजित परमाणु निरस्त्रीकरण प्रस्तावों को अपनाया है। तो अभी भारत ने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, वहाँ पे 2 अपने प्रस्ताव दिए थे जो परमाणु निरस्त्रीकरण है उसके ऊपर, ताकि जो न्यूक्लियर वेपन है उससे जो खतरे हैं, रिस्क है, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके और जहाँ पे भी जो न्यूक्लियर पावर है जिनके पास, उनको रोका जा सके कि वो उन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना करें ऐसी कंट्रीज़। तो इसके लिए 2 प्रस्ताव दिए गए थे भारत की तरफ से। तो अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उन्होंने उन दोनों प्रस्तावों को अडॉप्ट कर लिया है। इसका राइट आंसर है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी। और ध्यान दीजिएगा, इसी कमेटी को कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का फर्स्ट कमेटी। ओके, क्या कहा जाता है? UNGA की फर्स्ट कमेटी। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कमेटी और डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी। तो ये देखिए, ये दोनों नाम हैं, ये दोनों रिजोल्यूशन दिए गए थे भारत की तरफ से। एक था कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरा था रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर। ओके, फिर से देख लीजिए, कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरा है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर। और बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो अभी 75th जनरल असेंबली चल रही है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वोल्कन वोस्किर। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है USA में, न्यूयॉर्क में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नेशनल मानसून मिशन एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानसून मिशन और उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग सुविधाओं में निवेश के आर्थिक लाभों के अनुमान पर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में हर्षवर्धन जी ने जारी की है एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नेशनल मानसून मिशन एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हैं भारत में, अगर उनमें 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वहाँ से लगभग 50,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिल सकता है। यानी 1:50 का रेशियो, 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें तो 50,000 का बेनिफिट मिलेगा, 50,000 करोड़ रुपए का। तो ये रिपोर्ट बनाई थी NCAER ने, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने। और ये रिपोर्ट बनाई गई है फेस टू फेस सर्वे में। इसमें लगभग 6,098 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया, जिसमें से 757 मरीन फिशरमैन हैं। उसके अलावा 1,376 लाइव स्टॉक भी हैं, और इसके अलावा 2 लाख फार्मर्स पे भी ये सर्वे किया गया है। तो इससे ये चीज़ सामने आई है कि जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हैं भारत में, उसमें 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने पे 50,000 करोड़ का बेनिफिट मिल सकता है। और इससे लगभग 1.07 करोड़ पीपल्स जो हैं भारत के, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले, उनको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लगभग 53 लाख फिश फोक हैं, यानी मछुआरे हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द 40th सार्क फाइनेंस गवर्नेंस ग्रुप मीटिंग। 40वें सार्क फाइनेंस गवर्नेंस ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने सार्क फाइनेंस गवर्नेंस ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की है। और उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता तो की ही है, साथ ही इस बैठक का इनॉग्रेशन भी उन्होंने ही किया है। तो सार्क फाइनेंस एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ मेंबर हैं सार्क की, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं और फाइनेंस सेक्रेटरीज़ हैं, वो सब आते हैं उस नेटवर्क के अंदर में। और इसी सार्क फाइनेंस के चेयरपर्सन हैं भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। और देखिए सार्क है क्या? तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबर हैं, जैसे कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये कंट्रीज़ मेंबर हैं सार्क की। और जो सार्क है इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ साइंड MOU विथ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स टू लॉन्च एजुकेशन TV चैनल्स। शिक्षा TV चैनलों को लॉन्च करने के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और भू सूचना विज्ञान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो अभी हाल ही में प्रसार भारती ने भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ एक MOU साइन किया है। और ये MOU साइन किया गया है ताकि लगभग 51 एजुकेशन चैनल्स जो हैं ये दूरदर्शन और जो भी दूरदर्शन के को ब्रांडेड चैनल्स हैं उनमें बिल्कुल फ्री में दिखाए जाएंगे। और ऐसा किया जा रहा है ताकि जो भी दूर दराज के इलाके हैं और जो भी रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ पे कोई जो स्टूडेंट रह रहे हैं उनके पास सुविधा नहीं है पढ़ाई की, ना तो उनके पास इतने पैसे हैं कि मोबाइल ख़रीद सकें, इंटरनेट का यूज़ कर सकें। तो इस कारण से जो दूरदर्शन है और दूरदर्शन के को ब्रांडेड चैनल्स हैं वहाँ पे 51 एजुकेशन चैनल जो है बिल्कुल फ्री में दिखाई जाएंगे, ताकि जो शिक्षा है वो सबको मिलती रहे, कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। और ये जो सर्विस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और ये 24/7 अवेलेबल रहेगी व्यूवर्स के लिए, मतलब कभी भी कहीं पे भी देख सकते हैं इस चैनल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैव वॉन द कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज में कितने महिला स्टार्टअप्स को विजेता घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में 6 स्टार्टअप्स को, जो कि पूरी तरह से महिला स्टार्टअप्स थे, यानी वुमेन लेड स्टार्टअप्स थे, उनको कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो कितने? 6 स्टार्टअप्स को। तो अप्रैल 2020 में, कब? अप्रैल 2020 में MyGov और UN वुमेन
MyGov और UN वुमेन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था ये कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। और इसका मकसद ये था कि जो वुमेन्स हैं उनको स्टार्टअप की ओर लाया जाए, वो अपने जो भी उनके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं कोविड-19 के खिलाफ फाइट में उसका यूज़ किया जा सके। और ऐसी ही वुमेन द्वारा बनाई गई 6 स्टार्टअप को एज अ विनर घोषित किया गया है इस कंपटीशन का, इस चैलेंज का। तो जो टॉप 3 विनर्स रहे ये थी डॉक्टर पी गायत्री हेला, ये फाउंडर हैं बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है रेसदा लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड की। तो ये जो स्टार्टअप है ये होम और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है प्लांट का एक्सट्रैक्ट यूज़ करके। ओके, कोई भी सिंथेटिक केमिकल यूज़ नहीं करती हैं अपने प्रोडक्ट में, प्लांट के एक्सट्रैक्ट से ये बनाती हैं होम और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट, तो इसलिए इन्हें विनर चूज़ किया गया। दूसरी थी रोमिता घोष, ये एक कैंसर सर्वाइवर हैं और ये फाउंडर हैं एक शिमला बेस्ड आई हील हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है और ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से अपना योगदान दे रहा है ये हेल्थ केयर, तो इसलिए इन्हें विनर के रूप में चुना गया। और जो तीसरी हैं ये हैं डॉक्टर अंजना राम कुमार और उनके साथ ही डॉक्टर अनुष्का अशोकन। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट मैनेजर और को फाउंडर हैं एक केरला बेस्ड स्टार्टअप की, जो कि है तन्मंत्रा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने एक अलग ही तरह का एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन बनाया है और इसी सॉल्यूशन के लिए इन्हें विनर चूज़ किया गया है। तो ये सॉल्यूशन जो है रुमाल या जो भी दुपट्टा है वहाँ पे छिड़का जा सकता है इनको, क्योंकि जो वीमेंस हैं या गर्ल्स हैं तो रुमाल या दुपट्टा को एज अ फेस मास्क यूज़ करती हैं बहुत जगह, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन का ख़तरा है, वायरस का ख़तरा है। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन है ये वहीं पे यूज़ आता है कि वो जो भी रुमाल है और दुपट्टा है वहाँ पे उस सॉल्यूशन को छिड़क लें, तो जो भी वहाँ पे बैक्टीरिया या माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वहाँ पे कुछ, तो सब कुछ साफ़ हो जाए। तो इसलिए इन्हें तीसरे विनर के रूप में चुना गया। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर मार्लन सैमुअल्स रिटायर्स फ्रॉम द ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर मार्लन सैमुअल्स ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है चिन्मय तुम्बे ऑथर द बुक द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 to 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड। चिन्मय तुम्बे ने द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 से 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक लिखी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप 400 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस अंडर गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। तो जो आंध्र प्रदेश की सरकार है गो इलेक्ट्रिक अभियान के अंतर्गत वहाँ पे 400 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एंड कनाडा हैव फाउंड एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट कोटाडा बादली गुजरात। तो भारत और कनाडा के पुरातत्वविदों ने गुजरात के कोटड़ा बदली में सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के प्रमाण खोजे हैं। नेक्स्ट है इंडिया प्रोवाइड्स नेपालीज ₹1 बिलियन ट्रांचे टू नेपाल हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो अभी हाल ही में भारत ने नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना को 1 बिलियन नेपाली रुपए का किस्त प्रदान किया है। और लास्ट है इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली रेडियो चैनल फॉर फिशर फोक कदल ओसाई FM 90.4 हैज़ बीन स्टार्टेड इन रामनाथपुरम तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मछुआरों के लिए भारत का पहला और एकमात्र रेडियो चैनल कदल ओसाई FM 90.4 शुरू किया गया। तब समय आज के क्विज़ का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू सलाइवरी ग्लैंड्स डिस्कवर्ड एट नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट रिसेंटली। हाल ही में नीदरलैंड के कैंसर संस्थान में खोजी गई नई लार ग्रंथियों का नाम क्या है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था इन विच स्टेट विल द इंडियाज़ फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क बी एस्टैब्लिश्ड। भारत का पहला रेत टिब्बा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर था गोवा। गोवा में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े।
तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।